खबरें ये हैं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बातचीत हो रही है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच एक संभावित नए समीकरण की चर्चा जोरों पर है। अगर ये सच साबित होता है तो यह बीजेपी के लिए बिहार में बड़ा झटका साबित हो सकता है। प्रशांत किशोर, जो कभी बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, आज उसी पार्टी के हनुमान को अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच न सिर्फ विचार विमर्श हुआ है, बल्कि सीटों और रणनीति पर भी प्रारंभिक सहमति बनी है। उधर बीजेपी की अंदरूनी फिक्र भी बढ़ रही है। पार्टी नेतृत्व को लग रहा है कि अगर चिराग ने एनडीए छोड़ने का फैसला लिया तो बिहार चुनाव में बीजेपी की सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। दिल्ली और पटना के गलियारों में इन दिनों एक नया सियासी ड्रामा चल रहा है। राम और हनुमान की जोड़ी में दरार। चिराग पासवान, जिन्हें कभी नरेंद्र मोदी का सबसे वफादार हनुमान कहा जाता था, अब उन्हीं के खिलाफ बगावत की मुद्रा में दिख रहे हैं। वजह वही पुरानी है, सीट बंटवारा। बीजेपी और जेडीयू के बीच अपनी मनपसंद सीटें ना मिलने से चिराग का गुस्सा अब ट्विटर तक पहुंच चुका है। हाल ही में चिराग ने एक ट्वीट किया, जीना है तो मरना सीखो, मेरे पिता ने यही सिखाया है। इस एक लाइन ने पूरे एनडीए में हलचल मचा दी है। ये ट्वीट सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी था कि चिराग अब समझौते के मूड में नहीं है। बीजेपी को उम्मीद थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिना शर्त एनडीए के साथ बनी रहेगी, लेकिन चिराग अब अपने पिता के पुराने अंदाज में आक्रामक और अप्रत्याशित बन चुके हैं। वो जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उनके पास एक किंग मेकर बनने का मौका है और इस बार वो राम की छाया में नहीं रहना चाहते। खबरें ये हैं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बातचीत हो रही है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच एक संभावित नए समीकरण की चर्चा जोरों पर है। अगर ये सच साबित होता है तो यह बीजेपी के लिए बिहार में बड़ा झटका साबित हो सकता है। प्रशांत किशोर, जो कभी बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, आज उसी पार्टी के हनुमान को अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच न सिर्फ विचार विमर्श हुआ है, बल्कि सीटों और रणनीति पर भी प्रारंभिक सहमति बनी है। उधर बीजेपी की अंदरूनी फिक्र भी बढ़ रही है। पार्टी नेतृत्व को लग रहा है कि अगर चिराग ने एनडीए छोड़ने का फैसला लिया तो बिहार चुनाव में बीजेपी की सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। चिराग की लोकप्रियता विशेष रूप से युवा वोटर्स में बीजेपी की पारंपरिक रणनीति को चुनौती दे सकती है। मोदी और शाह के लिए चिराग सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि बिहार में एनडीए के फेस वैल्यू का प्रतीक भी है। लेकिन जब वही चेहरा अब नाराज होकर ट्वीट में मरने जीने की बात करे तो यह संकेत किसी तूफान से कम नहीं है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने खुद हाल ही में चिराग से मुलाकात करने की कोशिश की है ताकि सीट शेयरिंग का तनाव कम किया जा सके, मगर चिराग अब हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता नहीं रहे। वो साफ कह रहे हैं कि जो सही है उसके लिए लड़ना सीखा है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच पहले से ही खींचतान चल रही है। ऐसे में अगर चिराग पासवान ने सचमुच अलग रास्ता चुना तो एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रशांत किशोर जैसे मास्टरमाइंड के साथ आने का मतलब है कि चिराग अब मुड़ में है और इस बार खेल बड़ा है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या राम और हनुमान की है जोड़ी टूटने वाली है या फिर आखिरी वक्त में दिल्ली से कोई चमत्कारी समझौता निकल आएगा। फिलहाल तो चिराग पासवान का चेहरा बता रहा है कि इस बार वो जंगल में नहीं, संसद में भी लंका जलाने को तैयार हैं। कही के ओबीसी का और जन स्वराज पार्टी का प्रशांत जी का, मुझे लगता है कि जो एम.वाई फैक्टर है वो अभी भी इंटैक्ट है। उसमें मुझे नहीं लगता है, उसका कारण है एम.वाई, इसलिए कह सकते हैं वाई तो उनके साथ था ही था, एम इसलिए ज्यादा बिल्कुल चिपका हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मतलब हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते वहां कोई दूसरा विकल्प नहीं है। न प्रशांत किशोर जी हैं और न ही ओवैसी हैं। और अब मुसलमान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि वोटों के डिवीजन का लाभ भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कह लीजिए कि वो मिलता है। सरकार एनडीए की बनती है या तो इसलिए वो चाहे ओवैसी हूं, ओवैसी को भी उसका कोई बहुत लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए वो चाह भी रहे थे, ये ओवैसी भी समझ रहे थे
कि मुसलमानों की मानसिकता क्या है और उसमें हम कितने उस चीज में डेंट कर पाएंगे, इसीलिए वो आरजेडी से पैक्ट करने के लिए और अपनी जो 5 सीटें उनको एक दौर में मिली, उन सीटों को वो इंटैक्ट बनाए रखने के लिए चाहते थे। और ये इस बात का प्रतीक है कि जिस ढंग का उन्होंने मतलब ये हरचंद कोशिश की कि हम लीजिए महागठबंधन को आप इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं, जो कि उसी के हिस्से हैं, कि उसके साथ हम भी जुड़ जाएं। लेकिन उनको कांग्रेस और आरजेडी या देश के विपक्ष को इस बात की अब कितना सच है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपरेंटली या बाहर से यही लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम करते हैं और वो कहीं ना कहीं वोट काट के विपक्ष को लाभ मिलता है। इसलिए इन लोगों ने, कांग्रेस ने भी और इनने उनसे दूरी बनाए रखी और उनको अपने पास पटकने नहीं दिया। तो इसलिए एम वाई फैक्टर पूरी तरीके से कारगर रहेगा। दूसरी जो आपने महत्वपूर्ण बात कही थी कि लालू जी के समय में, जिसमें आपकी भी भूमिका अहम रही है, तो चाहे वो चारा घोटाला हो और चाहे वो और घोटाले हों, उसमें आपकी भी कलम वहां चली और उसमें आपने एक अपनी भूमिका निभाई थी, उसमें एक मेरा लोकतांत्रिक एक्सपोजे प्रक्रिया था में। सर, मैंने एक्सपोज जी जी किया था, वही, उसके बाद लोगों ने लिखा। मेरा वही कहना कि आपकी भूमिका, मेरा मतलब वही कि वो तो एवरीबॉडी नोज वेरी वेल कि उसमें आप उसके नेपथ्य में आप रहे हैं, तो मेरा वही कहना मकसद था मेरा। तो वो अजय जी, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में अब चारा घोटाला या कोई और घोटाले या जातिवादी या वहां की दबंगई या कुछ भी, अब की अभी ऐसा लग रहा है जिस ढंग से लोगों ने माहौल बदला है और वहां मतलब एनडीए गवर्नमेंट से अब लोग बहुत नाखुश हैं या वहां से वो नहीं है हालात, तो इसलिए वहां एक बदलाव की बयार तो दिखाई देती है। लेकिन अब वो क्या होगी ये तो अब हमको भी कहने में संकोच होता है, क्योंकि 2 इलेक्शनों में मैं भी देख चुका हूं, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे हरियाणा का हो, तो उसमें जिस ढंग से वहां पर मतलब सारे समीकरण, सारे एनालिसिस या एनालिस्ट थे, वो सब धूल चाट गए और मतलब जो भगवान की कृपा बरसी, तो वो जो बरसी वोटों के माध्यम से उसने हम लोगों के एनालिसिस को सब उसने धूल धूसरित कर दिया, या ये साबित कर दिया कि आप लोग जो है कुछ नहीं जानते हो, या जितना भी आप जाके क्षेत्र में घूम आइए, रिजल्ट वही होगा जो हम चाहेंगे। तो उसका संकेत तो यही गया। तो अब अगर कोई ऐसी स्थिति यहाँ हो जाती है तो बात दूसरी है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अब की बदलाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर कहीं, चाहे वो किन्हीं भी कारणों से, अगर एनडीए सरकार वापस आती है तो ये एक द्वंद का कारण बनेगा, क्योंकि नीतीश जी मतलब उन महारथियों में हैं कि वो किस समय क्या दांव खेलेंगे। और इस बार जो है वो मतलब भारतीय जनता पार्टी भी अंडर प्रेशर रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी के हाथ में केंद्र की भी डोर का एक धागा है, तो उसको वो मानने के लिए, और ये नीतीश कुमार जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मतलब दुम कहाँ दबाई जाए तो उसके बाद ठीक रहेगा। तो ये कमजोर नस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि अगर वो कहेंगे कि अगर आपको केंद्र में चलानी है तो फिर यहाँ हमारे कम नहीं है तो आप हमें लीजिए, वहां हमारे कम है तो आप हैं, तो ये एक आधार बनेगा। अगर कोई ये, हालांकि इसकी संभावना 60 और 40 की मुझे लगती है, लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि वो आ जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री को लेकर वहां द्वंद्व तेज होगा और नीतीश कुमार जी नहीं मानेंगे, और नीतीश कुमार जी को अगर हिलाने की कोशिश की गई तो हिला वो केंद्र भी देंगे। तो इसलिए वो जल्दी से खंबे को, नीतीश जैसे खंबे को हिला पाना वो चाणक्यों के अब की बुते में नहीं है, चूंकि लोकसभा ने ऐसा जो है वो दिया है बहुमत कि उसमें नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं गैनिक पोजीशन में मुझे लगता है कि वो रहेंगे अगर आते हैं तो। फिलहाल तो ऐसा नहीं नजर आता है, लेकिन अगर आ जाते हैं
तो नीतीश कुमार जी का अपर हैंड रहेगा। वो जो चाहेंगे वही होगा, भले ही भाजपा से कम सीटें इनकी आए तो भी नीतीश कुमार जी मुझे लगता है कि इस पर समझौता नहीं करेंगे। और जब कहेंगे कि सीटें कम आई हैं तो कहेंगे कि हमारी केंद्र में कम है, हम बाहर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं विपक्ष के साथ। तो वो उनकी मजबूरी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है एक चीज। लेकिन एक राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा और भी है कि मतलब ये जो वोट चोरी का राहुल गांधी ने देशव्यापी जो व्यापक अभियान चलाया है और जो जनता के जहन में किसी हद तक इसने अपना एक जगह बनाई है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। ये चीजें जो आई हैं तो यहाँ मतलब ये मैं खाली उन चर्चाओं की बात कर रहा हूँ तो जो यहाँ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में या प्रेस रूम में या हम सब लोग जो सीनियर लोग बैठते हैं वहां जो होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात ये भी, वो चाहे उसको चंडूल खाने की ही कह लीजिए, लेकिन कही जा रही है। मेरे कहने का आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब की चाहेगी कि सरकार न बने और विपक्ष बना हो। उसके इसलिए कि वो जो SIR है उसकी वजह से वो चाहेंगे और वो फिर ये कहेंगे कि देखिए ये तो कह रहे थे वोट चोर है, ये जीत गए, अब ये जीत गए तो वोट चोर नहीं है। अच्छा, तो उस बात मनवाने के लिए नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए नहीं, वो ये जो परसेप्शन बनाया है कि वोट चोर है, उस परसेप्शन को हटाने के लिए कि देखिए जब आप जीत जाते हैं तो वोट चोरी नहीं होती है और हम जब आ जाते हैं तो वोट चोरी हो जाती है। ये बड़ा ऐसा बारीक या तलवार की धार पर है ये कि जरा सा पैर खसका हो गया। तो इसलिए यहाँ उत्तर प्रदेश में यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भी शायद मतलब आपकी सोचे कि न बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष को हाथों ले लेंगे और SIR देश में लागू करने के लिए वो हमको एक आधार मिलेगा और विपक्ष को मोथरा करने का हमको मौका मिलेगा कि साहब ये तो कह रहे थे कि साहब हम वोट चोरी कर लेते, तो बिहार में हमने क्या वोट चोरी कर ली। ये वहां का उलाहना दे देते हैं क्या नाम कर्नाटक का। तो इसलिए ये अपने उस ऐब को, ऐसा लोगों का कहना है कि ऐब को के ऊपर चादर डालने के लिए ये हो सकता है कि इसमें ज्यादा वो दिखावे में ये सब करें और बाकी न करें। लेकिन साथ ही साथ वहां ये भी बात है कि अगर गवर्नमेंट नहीं बनी तो भी नीतीश जी का क्या रोल होगा। फिर नीतीश जी अगर कहीं इस पोजीशन में आ गए कि विपक्ष के साथ तालमेल करके वो बना चुके हैं, पलटू राम का दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इधर खंदक उधर खाई है। तो बिहार का चुनाव अब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा राजनीतिक रूप से और केंद्र को लेके होगा कि अगर कम सीट आती है तो मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य होगा और अगर नहीं आती है तो पलटू राम जी विपक्ष के साथ घुस के फिर केंद्र ये जी जाते जाते शो को खत्म करने के पहले मैं मात्र आपसे ज्यादा नहीं, 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पे कौन से 3 मेजर इश्यूज हैं जिसमें इस बार बिहार का चुनाव, आपने तो खुल के कह दिया ना, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो बातें चल रही हैं अंदर खाने की या पब्लिक में जो डिस्कशन में है, सरकार बनाना कैसे करना, ये नहीं, मैं 3 मुद्दों की बात कर रहा हूँ। 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आज की तारीख में आपको लगता है बिहार में आम जनता के लिए छोड़ी जा रही है या आम जनता को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है चुनाव के लिए। देखिए महत्वपूर्ण चीज, हाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश की गरीबी और बिहार जो है वो गरीबी से जूझता रहा है और जूझ रहा है। तो जो महंगाई है, बेरोजगारी, युवक, ये बार बार तेजस्वी जी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये बेरोजगारी और युवाओं का अपना बड़ा अहम रोल है और उसको वो कह रहे हैं कि हम सबको रोजगार देंगे। तो ये एक रोजगार बड़ा मुद्दा होगा जो उन्होंने दिया है। हालांकि मतलब इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वादे तो 14 में भी किए गए थे कि मतलब महंगाई घट जाएगी, 15 लाख मिल जाएंगे, गरीबी बचेगी नहीं, बेरोजगारी रहेगी नहीं। लेकिन ये चुनावी चीजें होती हैं, वैसा ही
ये कहें, और तेजस्वी ये बात भी कह रहे हैं कि जब हम नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाई तो हमने लाखों लोगों को कहीं ना कहीं ये अपील कर सकता है। बेरोजगारी का मुद्दा तो वो युवा जुड़ेगा, जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं, और गरीबी में अगर आप देखें तो जो M22 फैक्टर कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित रहती है। M22 से मतलब खाली 22 मत आ जाइए, ओबीसी पे आ जाइए तो, या दलितों पे आ जाइए, तो वो एक गरीबी का फैक्टर है, वो सबसे ज्यादा है। हालांकि ये बात अलग है कि महिलाओं को लुभाने के लिए आधी आबादी को 10-10 हजार रुपए का उन्होंने रेवड़ी बांट दी है। हालांकि ये भी बात दूसरी है कि जब मतलब दिल्ली में बांटी जाती थी केजरीवाल, तो कहते थे ये रेवड़ी बांट रहे हैं, अब हम जो बांट रहे हैं वो प्रसाद बांट रहे हैं। ये बात अपनी जगह पर है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो वो आप बांटो तो रेवड़ी, हम बांटे तो प्रसाद। तो या हम 5 किलो 10 किलो अनाज दें तो ये हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, और अगर वो दवाई फ्री दे दें तो बोले ये रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये जो राजनीति का चाल चलित चलन बिगड़ गया है, तो अब इसमें धींगा मुष्टि है। इसमें अब कोई मूल्यों की राजनीति नहीं बची है, न जन सरोकारों की राजनीति बची है। जनता कितनी बेवकूफ कौन बना लेता है और को जनता कैसे बन जाती है, ये महत्वपूर्ण बात ये है। चलिए, अच्छा लगा प्रमोद जी आपसे बात करके, और हम इन्हीं मुद्दों पे बिहार को लेकर या देश के अगले अलग अलग स्टेट्स को, तमाम स्टेट्स को या केंद्र को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आम जनता की बात हो, न्यूज नशा पे हम आपके साथ आते रहेंगे और इन मुद्दों पे खुल के चर्चा करेंगे। खुल के जिसको कहते हैं ना, चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को वो बातें उन तक पहुंच सकें जो हम बताना चाहते हैं और जो सच्चाई है आज की तारीख में। पत्रकारों, सॉरी टू से, टेलीविजन और ट्रेडिशनल मीडिया से अलग हटकर हम आपके अपने व्यूअर्स के साथ, आप लोगों के साथ जुड़कर उन तथ्यों को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके प्रमोद जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अजय जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।